तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में, वो ज्यादातर वेक्टर्स होती हैं। तो वेक्टर्स को कैसे डील करना है तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ वेक्टर्स। ठीक। अब ये फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स होती हैं, ये मैंने आपको बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो चार तरीके की हो सकती है। ये मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जब चैप्टर शुरू किया था तब आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था एक प्योर रेशियो होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है ना। चार टाइप की मैंने आपको क्वांटिटीज बताई थी। बच्चों, मैं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में पहले ही बता चुका हूं, है ना, कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन जो हमारे फिजिक्स में यूज होती हैं वो मेजरली दो प्रकार की क्वांटिटीज ज्यादा यूज में आती है ना। क्वांटिटीज तो सारी यूज होती हैं, जो चार प्रकार की क्वांटिटी आपको बताई गई है पहले, लेकिन मेजरली दो यूज होती हैं। एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती हैं। हम बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज को अगर हम डिफाइन करना चाहें, स्केलर क्वांटिटीज को, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को। पहली चीज तो इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। और याद रखो, मैंने आपको यूनिट जब पढ़ाया था, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, तब मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो आपका इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। इसके पास मैग्नीट्यूड होगा तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा चीज, जो ये क्वांटिटी होती है, इट फॉलोज, इट फॉलोज द ऑर्डिनरी रूल ऑफ एल्जेब्रा, इट फॉलोज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। तो ये एल्जेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो आपकी स्केलर क्वांटिटी, जैसे बच्चों मास है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी, एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है। तो जैसे आप दो मासेस को ऐड करते हो, 5 kg प्लस 2 kg, तो ये ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से ऐड हो जाती है, दैट इज 7 kg। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये बिल्कुल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा जो आपने मैथ्स में पढ़े हुए हैं बहुत शुरू से, वैसे ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ऐसे जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो, और वो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे बच्चों, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज। और जो हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं वो कौन सी क्वांटिटीज है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि ये नई तरीके की चीज होगी, है ना। पहले आपने वेक्टर्स पढ़ा नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं ना। तो इसके बारे में हमें चर्चा करना है, मतलब हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज देख लेते हैं। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड। सेकंड चीज, इसके पास अब डायरेक्शन भी होगी, इट हैज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है। और तीसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी जो इसको फॉलो करनी चाहिए वो है इट मस्ट फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही, कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये तो हम देखेंगे ही। लेकिन जो भी रूल्स हैं
उनको ये क्वांटिटीज फॉलो करनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो भी वेक्टर रूल्स हैं उनको भी फॉलो करे, तब जाके ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, इसको फॉलो करना चाहिए, है ना, इट। तो देखिए बच्चों, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इसको एक चीज और ओबे करना चाहिए, इट मस्ट ओबे, इट मस्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है कि अगर आप ऐसे करें, दो वेक्टर्स को ऐड करें, तो आप a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, दोनों का रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। और ये वेक्टर्स में होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो ये चीज फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है ना। तो कोई भी क्वांटिटीज वो वेक्टर क्वांटिटीज कब कहलाएगी बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी is said to be vector quantity, said to be vector quantity if it has following properties, following properties या कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलना चाहो आप। तो ये प्रॉपर्टीज जब कोई क्वांटिटी फॉलो करेंगी तभी हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, नहीं तो फिर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत समझें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रास को फॉलो भी करना चाहिए, रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए, और कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करना चाहिए, मतलब a प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू b प्लस ए, तभी वो क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाएंगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी, है ना। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी स्केलर क्वांटिटीज की और वेक्टर क्वांटिटीज को। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली कि वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। अब क्या है कि वेक्टर को डिफाइन कर दिया है तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये आपका ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि एक लाइन क्या होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइन से आप क्या समझे, तो आपने बेसिक डेफिनेशन मैथ्स में पढ़ी है कि कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स को आप अगर मर्ज कर दोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, लाइन बोलते हो। तो इस तरीके से एक बहुत सारे पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया, तो इसी को आपने क्या बोला बच्चों, लाइन। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने लाइन बनाई है बच्चों, इस लाइन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकते हो, और इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर लाइन के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि उसका कोई मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन, है ना। तो एक लाइन जो है, जो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसको जोड़ दिया गया है, उसको हम लाइन बोलते हैं। तो इसमें कोई भी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर लेंथ की लाइन नहीं होती है ना। लाइन मतलब ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना उसका एंडिंग पॉइंट पता है, ऐसी चीज को लाइन बोलते हैं। तो ना तो हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है, ना ही हमें उसका डायरेक्शन पता है, दोनों ही चीजें नहीं पता है ना। फिर अगर हम सेकंड चीज के बारे में बात करें, तो अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि लाइन सेगमेंट, अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो किसी भी लाइन पर अगर आप दो पॉइंट मार्क कर दो बच्चों, एक ए और एक बी, और उसकी लेंथ फिक्स कर दो, तो यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट ए बना लेता हूं और यहाँ पे पॉइंट बी बना लेता हूं, तो ये जो लेंथ है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, एंडिंग पॉइंट बी हो गया, तो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है, तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स हो गई। अब ये लेंथ कितनी भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर की सेगमेंट बना लो आप, या 20 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना लो, है ना। लाइन पे फिक्स पॉइंट नहीं है, लाइन में कोई एंडिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, बट लाइन सेगमेंट में होता है। लाइन सेगमेंट तो उसी को बोलते हैं जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो, तो इसका मैग्नीट्यूड है क्योंकि इसकी लेंथ पता होगी, बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लाइन सेगमेंट में हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि कोई डायरेक्शन है इसकी। तो बेसिकली ये ऐसी चीज है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लाइन सेगमेंट का,
बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अब थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप लोगों ने रे पढ़ा है 10th में। रे क्या होता है बच्चों? एक ऐसी लाइन होती है, उसमें आप एरो लगा देते हो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, उसी को तो आप बच्चों क्या बोलते हो? रे। तो अगर आप रे के बारे में सोचो तो इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब इसका कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है। तो रे का कोई मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता है, बट उसके पास एरो है, डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इसको हम रे बोलते हैं। लाइन ऐसी चीज है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता, वो लाइन होता है। लाइन सेगमेंट, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है बट उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रे ऐसी चीज हो जाती है जिसका डायरेक्शन तो है बट कोई भी एंडिंग या स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता ना हो, तो हम मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोल सकते। अब आप सोचो कि चौथी चीज हम ऐसी बनाए, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ध्यान देना इस बात में, है ना। अब अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट बना रहे हैं हम, और वो भी डायरेक्टेड, मतलब उसमें अब डायरेक्शन भी हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, और इसमें मान लीजिए मैंने एरो लगा दी, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। जैसे मैंने ए बी में एरो लगाया तो उसकी डायरेक्शन पता, डायरेक्शन के बारे में हमने बता दिया है। तो ये ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसकी डायरेक्शन भी है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब आप ध्यान से देखो, ये ऐसी चीज है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसका डायरेक्शन भी है। और ऐसी चीज जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वही तो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। मतलब वेक्टर को अगर किसी चीज से रिप्रेजेंट करना है तो आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी उस क्वांटिटी के बारे में। एक तो उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना पड़ेगा, और दूसरा उसकी डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, कि वेक्टर की दो चीजें हैं, आप मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करो और आप डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करो। तो ध्यान से देखो, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है ये रिप्रेजेंटेशन है किसका बच्चों? वेक्टर का। क्यों? क्योंकि इसकी लाइन जो लेंथ है वो फिक्स है, ए से बी तक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये आपको किसके बारे में बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना बच्चों। और जो इसका क्या है बच्चों? एरो, एरो ये आपको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसलिए जो भी हमारा वेक्टर होता है, जब उसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको कैसे करते हैं बच्चों? उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। फिर से मैं यहाँ पे बना देता हूं, जो वेक्टर का रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंटेशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। आपने ए से स्टार्ट करते हुए बी तक गए हो, क्योंकि एरो ऐसा है। अगर मैं एरो ऐसे लगा देता तो बी से आप कहां जाते बच्चों? ए पे जाते, ठीक। तो इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसकी जो लेंथ है बच्चों, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोवाइड करता है, और ये जो एरो है ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ना। अब कई बार किताबों में, जैसे ये बीच में एरो लगाया है लाइन सेगमेंट के, आप इसको एंड पे भी लगा सकते हो एरो, है ना। कई बार किताबों में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही नोटेशन सही है। जहां पे एरो एंड होता है जिस पॉइंट पे, वहीं पे लगा देते हैं एरो, है ना। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन तो इसकी यही है। और लेंथ ऑफ द लाइन जो होगी वो उसकी क्या होगी बच्चों? लाइन सेगमेंट, वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जहां पे ये टर्मिनेट हो रहा है वेक्टर, बी पे टर्मिनेट हो रहा है और ए से स्टार्ट कर रहा था, तो जहां ये टर्मिनेट होता है उसको हम बोलते हैं हेड, हेड। जिस डायरेक्शन में आपकी एरो है, जिस पॉइंट पे एरो जा रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, हेड। और इसको टिप भी बोला जाता है, टिप ऑफ वेक्टर, है ना। दोनों नाम है, ज्यादातर आपको यूज हेड करने को मिलेगा काफी किताबों में, तो आप याद रखिएगा। हेड उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर ये एरो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब जहां पे एरो अपनी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से एरो निकला है, उसको आप बोलते हो टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर। तो ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा वेक्टर का, और वेक्टर की दो चीजें, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैसे शो करती हैं ये भी समझ में आया होगा। एरो से डायरेक्शन शो होता है, और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट से वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो होता है ना। और जहां स्टार्टिंग पॉइंट है उसको टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं,
और जहां पे टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसको आप हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं या टिप ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो आई होप आपको बच्चों रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। ये बच्चों ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का, है ना। अब बेसिकली जब हम लिखते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे यहाँ पर ए बी एक वेक्टर है, तो इसको लिखेंगे तो लिखने के फॉर्म में इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग फॉर्म। तो देखिए बच्चों, आप जब इसको वेक्टर को लिखोगे, कहीं पर नोट करोगे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। सबसे पहले जो पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट लिखेंगे, जैसे हमने ए लिख दिया। फिर आप जो बी पॉइंट है जहां पे टर्मिनेट हो रहा है वो लिखोगे, और आप इस तरीके से एरो लगा दोगे। तो जब भी आपको लिखकर रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे करेंगे, पहले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंडिंग पॉइंट, और ऊपर राइट की डायरेक्शन में एक एरो लगा देंगे, है ना। अब कई बच्चे बोलते हैं सर, तो अगर ऐसा वेक्टर हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसा वेक्टर हुआ तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, ये आपका ए बी है, लेकिन अब ये एरो तो उल्टा हो गया, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए लिख लिया, बी लिख लिया और एरो पीछे की तरफ लगा दिया? नहीं बच्चों, अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टैंडर्ड, है ना। ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो आप गलत करोगे। रिप्रेजेंटेशन में जब आप लिखते हो तो लिखने पर जो एरो लगाते हो आपका पॉइंट के ऊपर या सिंबल के ऊपर, तो आप हमेशा एरो राइट की तरफ ही लगाते हो। तो यहां पे जब आपको वेक्टर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखोगे। तो अब ये जो वेक्टर ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो आपको पहले बी लिखना है, फिर टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, ए पर, और एरो राइट की तरफ ही लगाना है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंट द वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है, फिर एंडिंग पॉइंट लिखना है, एरो हमेशा राइट की तरफ लगाना है। अब ये नहीं कि बच्चों आप लोग यहां पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और बोलो कि सर मैं तो एरो ऐसे लगाऊंगा तिरछा तिरछा, तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी गलत है भाई। आपको यहाँ पे कोई अपने से क्रिएटिविटी नहीं करना है, जो स्टैंडर्ड माना गया है उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो हमेशा आपको एरो जब लगाओगे किन्हीं सिंबल्स के ऊपर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हमेशा आपको राइट की तरफ डायरेक्शन में लेना है, राइट की तरफ एरो लगाना है। और नीचे जो सिंबल लिखोगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है और फिर एंडिंग पॉइंट लिखना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा वेक्टर दे दिया है, अब इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं लिखा रहता है, और ये बोल दिया कि ये वेक्टर ए है, एक ही नाम दे दिया इसको, ए वेक्टर है या फोर्स वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वेक्टर का सिंबल लिखें और उसके ऊपर राइट की तरफ एरो लगा दें। चाहे आपका वेक्टर ऐसा हो, चाहे ये बी वेक्टर हो, तो उस पे भी आप सिंबल राइट की तरफ ही लगाओगे, एरो जो होगा वो राइट की तरफ ही लगेगा, है ना। बाकी वो ज्योमेट्रिकल से हम देख लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख लेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लिखते हैं वेक्टर्स को तो उसके लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसा नोटेशन होता है। अब कई बार जब आप एनसी जैसे खास करके एनसीईआरटी बुक आप उठाओगे तो उसमें जो वेक्टर्स के सिंबल है जो उस बुक में लिखे गए हैं वो बोल्ड लेटर्स में बच्चों। तो वेक्टर्स को आप बोल्ड लेटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब हम लिख तो नहीं पाएंगे बोल्ड लेटर्स, अब कब तक बोल्ड करेंगे, है ना। लेकिन जब किताबों में जहां पे प्रिंटिंग होती है तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, बोल्ड लेटर्स। मतलब मैक्सिमम किताबों में ऐसे लिखते हैं वो बोल्ड लेटर्स, है ना, ऊपर ऐसे एरो नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम एरो लगाएंगे। तो जैसे कि आपका फोर्स वेक्टर होगा, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप देखना वो बोल्ड लेटर्स में होगा, इस तरीके से जो फोर्स होगा वो बोल्ड लेटर्स में होगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कई किताबों में, है ना। या फिर हम जब कॉपी में लिखेंगे या दूसरी किताबों में आप देखोगे तो उस पे ऐसे एरो लग जाता है, तो हम वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। या कई बार इस तरीके का सिंबल होता है किसी वेक्टर के लिए, ऐसे कैप लगा देते हैं, कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप। अब आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज है, ये भी एक वेक्टर है, एक टाइप का वेक्टर है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है ना। तो अगर ऐसे कैप भी लगाओ तो आपको समझ जाना है कि वहां पे वेक्टर की बात की गई है, और ये कैसा वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है ये आगे आने वाले समय में हम सीख जाएंगे, है ना, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। तो ऐसा सिंबल हो, बोल्ड लेटर्स, ऊपर एरो लगा हो या ऐसे कैप लगा हो, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किताबों में या फिर हम जब कॉपी में लिखेंगे तो वेक्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे।
देखिए मैंने आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बता दिया है ना, तो ऐसे एरो, बोल्ड लेटर्स या कैप लगाओ। अब जैसे कि कई बार आप किताबें देखेंगे तो जैसे ए बी वेक्टर है। अब मान लीजिए कि उस समय हमें वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन से अभी कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम चाहते हैं, हम हमारा ऐसी कोई कैलकुलेशन है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम लेना है, डायरेक्शन हम लॉजिकली निकाल लेंगे। तो वहां पे फिर मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करेंगे, कैसे आप नोटेशन दोगे मैग्नीट्यूड का? तो हमेशा याद रखना, अगर ये एक वेक्टर है और उसके मैग्नीट्यूड की बात करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना, अभी डायरेक्शन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर होगा उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों। ए बी वेक्टर लिखते हो ऐसे दो वर्टिकल बार्स लगा देते हो आप, है ना, वर्टिकल जो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, है ना। जैसे आपका फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर में ऐसे एरो लगा है, लेकिन अगर मैं ऐसे दो बार्स लगा दूं, वर्टिकल बार्स, तो फिर ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना बच्चों, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऐसे कहीं भी आप सिंबल देखोगे कि किसी वेक्टर के आगे कोई भी, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है और आगे उसके आगे पीछे मैं क्या कर दूं, ऐसे वर्टिकल बार्स लगा दूं, तो आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अभी मुझे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। हालांकि कई बार किताबों में जैसे एनसीईआरटी में अगर आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कराएगा वो, तो बोल्ड लेटर से वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज को। और अगर आपका ये लेटर सिंपल है, नॉर्मल लेटर है, बोल्ड नहीं है, फोर्स को उसने सिंपल ही लिखा है, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम मैग्नीट्यूड को सिंपली वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर एरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। और अगर हम ऐसे बार लगा रहे हैं तो भी उसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं या क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो बार बार ऐसे मैग्नीट्यूड लिखना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि बार बार आप दो बार लगाएंगे, ऊपर एरो एरो लगाएंगे, तो सिंपली हम उसको वी लिख देते हैं। जैसे आप एक्सेलरेशन वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो मैग्नीट्यूड, या फिर आप उसको सिंपली ए लिख दो, उसके ऊपर से एरो हटा दो, तो आप समझ जाओगे कि आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की। आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और याद रहे बच्चों, ये जो मैग्नीट्यूड वर्ड है, इसकी जगह कई बार मॉडुलस भी आ जाता है, तो मॉडुलस का मतलब भी मैग्नीट्यूड है, और मॉड भी आ जाता है, मॉड भी बोलते हैं, तो मॉड का मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, किसी वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और टेल और हेड ऑफ द वेक्टर क्या होता है ना। तो ये सब आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बता दिया है ना। तो मैं आपको ऐसी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और उसको देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो देखिए आपसे बोला गया है अ कार travels a car travels with a velocity a car travels with a velocity of 50 meter per second, with a velocity of 50 meter per second in northeast direction, represent this velocity vector graphically। तो भाई बताओ, इसको रिप्रेजेंट करके बताइए कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट। ये बच्चों इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो कैसे डायरेक्शन का क्या
रोल है वो आप समझें। जैसे एक प्लेन में है तो आपने ऐसे डायरेक्शन बनाए, तो ये 4 डायरेक्शन हो गई आपकी, है ना। ये आपको पता है ईस्ट है, अगर ये नॉर्थ ये साउथ है तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और आई होप आपको पता भी होगा लोअर क्लासेस से। फिर अगर आप 45 डिग्री के एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पे लाइन खींचते हो तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो लाइन है वो आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट। और वेस्ट और साउथ के जो बीच वाली लाइन है उसको आप साउथ वेस्ट बोलते हो। वैसे ही आप यहाँ पे अगर 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींचेंगे और ऐसे एरो मार्क करेंगे, ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो नॉर्थ और वेस्ट वाली डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और साउथ और ईस्ट वाले के बीच का जो डायरेक्शन है उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं जो हमारा ये है। तो आपको तो यही बताया गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, हमें तो डायरेक्शन पता है। ये अभी बताया मैंने, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और आपको नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ ईस्ट पता चल गया आपको कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पर जो एरो बनेगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना। तो इसका मतलब ये जो कार है ये तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आपने लाइन खींची और एरो तो इसमें लगा दिया ऐसे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है कितना बच्चों, भाई ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपका 50 मीटर पर सेकंड है अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया है भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस मैग्नीट्यूड को भी तो रिप्रेजेंट करना है। एरो से तो हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद करो जब मैंने आपको अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक बात है कि जब आपने यहाँ पे ये लेंथ बनाओगे उसके अनुसार मैग्नीट्यूड लोगे, तो आपको जो मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को लेंथ में रिप्रेजेंट करना है। मतलब मीटर पर सेकंड को आपको सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें कॉपी में ड्रॉ करना है, और कॉपी में आप 1 मीटर की लाइन थोड़ी ना बनाओगे, इतनी बड़ी कॉपी है ही नहीं आपको। तो आप वहां पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो मीजर करके, वो किस स्केल में आपको करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्केल में। तो आपको यहाँ पे एक स्केलिंग करनी पड़ेगी ताकि आप 50 मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर की लाइन में रिप्रेजेंट कर पाओ, लेंथ में रिप्रेजेंट कर पाओ। तो हम यहाँ पे स्केल मान लेते हैं, स्केल मान लेते हैं। हमने स्केल मान लिया, लेट सपोज कि आपका 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को। हमने स्केल मान लिया, हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना था और वो हम लेंथ से कर पाते हैं। तो लेंथ को रिप्रेजेंट, वेलोसिटी को लेंथ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्केल मान ली कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर पर सेकंड को। तो आप सोचो आपको कितना मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, ये टोटल मैग्नीट्यूड है कितना, 50 मीटर पर सेकंड। तो आप सोचो अब आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। तो आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी बच्चों। ये टोटल लेंथ जो होगी ये 5 सेंटीमीटर की होगी। तो 1 सेंटीमीटर आपका 10 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, 50 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हुआ जब आपने उसको सेंटीमीटर के स्केल में ले आए, है ना। और ये आपका डायरेक्शन के लिए हमने एरो लगा दिया जो नॉर्थ ईस्ट है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ किस वेक्टर का, वेलोसिटी वेक्टर का, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। इसमें बोला गया है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, रिप्रेजेंट दिस फोर्स ग्राफिकली। तो हमें फिर से इस फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। तो पहले तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, है ना बच्चों। अब आपको पहली बात तो 100 न्यूटन का फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्केलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ से नोट करना है ना, मैग्नीट्यूड तो लेंथ से बनाओगे आप। तो हमने स्केल ले लिया, मान लीजिए कि आप कुछ भी ले लें, ऐसे ले लें 25 न्यूटन इज मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर।
तो 25 अगर 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अलग भी मान सकते हो, किसी बच्चे ने 20 मान लिया होगा, किसी बच्चे ने 10 मान लिया होगा, अलग अलग हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने जो स्केल माना उसके हिसाब से बनाइए। तो 25 न्यूटन को जैसे 1 सेंटीमीटर मान दिया, तो मुझे ये पता चल गया कि 100 न्यूटन के लिए मुझे 4 सेंटीमीटर की लेंथ बनानी पड़ेगी। अगर 100 न्यूटन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसके इक्विवेलेंट मुझे कितनी लेंथ बनानी पड़ेगी बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन सेगमेंट की 4 सेंटीमीटर है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद आपको डायरेक्शन बोला है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो इसकी डायरेक्शन है वो आपको डायरेक्शन दी गई है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलें। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। कभी भी ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हो तो आप उल्टा पढ़ा करो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना जाएंगे बच्चों, तो हम 30 डिग्री जाएंगे। और हम कितने, 1 2 3 4, हम 4 सेंटीमीटर की लेंथ क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा 4 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर पाए, 100 न्यूटन के मैग्नीट्यूड को। और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इस डायरेक्शन में ये हम एरो लगा देंगे। तो जो हमारा फोर्स वेक्टर है बच्चों, यही हमारा फोर्स वेक्टर है, जो क्या है बच्चों, 100 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना। तो आप याद रखिएगा, कभी भी कैसा भी डायरेक्शन हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो पहले आप ऐसे डायरेक्शन बना लिया करो, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। और इसको उल्टा पढ़ो, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से, तो वेस्ट से जाओगे किसकी तरफ, 37 डिग्री साउथ की तरफ। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। तो दिस इज योर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। तो आई होप आपको अगर इस तरीके से लैंग्वेज में आएगा डायरेक्शन, तो आप उसको भी आराम से डायरेक्शन को बना सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं ना बच्चों। तो आई होप आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है ये भी क्लियर है वेक्टर्स का।